हाय गाइस, 40,000 के अराउंड ना ये चार फोन बहुत ज्यादा पॉपुलर है और मैं आए दिन देखता हूँ कि यार इन चारों फोन को लेके ना लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। मुझे लगा कि यार मैं खुद जो हूँ इन चारों फोन को कंपेयर करके देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली में आपके लिए कौन सा अच्छा फोन रहेगा। मतलब मैं क्या करूँगा ना आज की वीडियो में, हर एक फोन की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बता दूंगा बहुत डिटेल में। इसको कंपैरिजन या रैंकिंग मत समझना, इसको सिंप्लीफिकेशन समझ लो। एंड बिलीव मी, इस वीडियो के एंड तक ना आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहेगा। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। चलो कम प्राइस वाले फोन से स्टार्ट करते हैं जो कि iQOO Neo 9 Pro है। एंड गाइस, प्राइस के हिसाब से क्या फैंटास्टिक ये परफॉर्मेंस लेकर आता है। मतलब इस फोन की परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से मैं जज करूं और इन तीनों फोन से कंपेयर करूं तो बहुत वैल्यू फॉर मनी निकल कर आती है, क्योंकि इन सारे फोन्स के Antutu स्कोर्स देखो, सबसे ज्यादा iQOO Neo 9 Pro के हैं। इनफैक्ट Geekbench में भी जो मल्टी कोर स्कोर्स है 400 पॉइंट ज्यादा है, एक अच्छा खासा मार्जिन है अगर इन तीनों फोन को कंपेयर करें इसके साथ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन चारों फोन की अगर मैं सीपीयू थ्रॉटलिंग दिखाऊं तो जो मिनिमम जिप स्कोर्स है ना वो iQOO के सबसे ज्यादा है। और सिर्फ बेंचमार्क्स में नहीं, मैं सारे फोन्स में COD खेल रहा था बिल्कुल सेम सेटिंग्स पे। और इंटरेस्टिंग बात यह है जो एवरेज FPS है iQOO के 104 आए हैं, जो कि काफी ज्यादा है। इनफैक्ट हीट भी इसने जो है बहुत सही तरीके से मैनेज करी है 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। मीनवाइल जो बाकी फोन्स है वो 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर शो कर रहे थे। वैसे सिर्फ COD नहीं, मैंने जो है जेंशन इम्पैक्ट जैसे हैवी गेम भी ट्राई करा है और सारे फोन्स ने यार सिमिलर परफॉर्म किया है जेंशन इम्पैक्ट में। तो अगर मैं इस iQOO का प्राइस 37,000 रुपीज मान के चलूं, क्योंकि 256 GB वाला वेरिएंट इसी प्राइस पे आता है, नो डाउट फैंटास्टिक परफॉर्मेंस ला कर देता है फोन। सेकेंड रीजन ये फोन खरीदने का मेरे हिसाब से कंसिस्टेंट कैमरा होगा। और कंसिस्टेंट कैमरे से मेरा मतलब ये है कि आपको पता होगा कि ये फोन कैसी फोटो खींचने वाला है। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि कैसी भी लाइटिंग सिचुएशन हो, आपको पता है कि ये आउटपुट गुड आएगा। ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत बेकार आउटपुट आ गया। जैसे कि स्पेसिफिक एग्जांपल दिखाता हूँ, इस ट्री की फोटो देखो, यहाँ पर जो डायनेमिक रेंज है ना iQOO और Xiaomi, इन दो में ही मेरे को सही लगी। और सेकंड एग्जांपल ये देखो, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स लाइटिंग है, यहाँ पर एक्सट्रीम डार्क सिचुएशन भी है और पीछे ब्राइट सोर्स है। अब OnePlus और GT बेस्ट नहीं है कैमरे में, बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि Xiaomi ने जो है हाइलाइट्स इतने अच्छे से मैनेज नहीं करी जितने अच्छे से iQOO ने करी है। बस iQOO की ना एक आदत है कि जब भी आप ह्यूमन शॉट कैप्चर करोगे ना तो वहां पर सैचुरेटेड आउटपुट आएगा। कभी कभी अच्छा लग सकता है, वरना ऐसा भी हो सकता है कि येलो स्किन टोन आए जो कभी पसंद ना आए। इनफैक्ट नाइट मोड में भी ना Xiaomi की तरह iQOO अच्छे से परफॉर्म कर जाता है। बस एक सेल्फी कैमरा iQOO का जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब ऐसे इतने अच्छे शॉट्स नहीं है। आई थिंक ये सारी फोटोज देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कंसिस्टेंट कैमरे से मेरा मतलब क्या था। बाकी थर्ड रीजन इस फोन को खरीदने का मेरे हिसाब से डिस्प्ले में बोलूंगा। देखो फैक्ट की बात ये है कि ये चारों फोन जो है ना डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशंस तो बहुत अच्छी लेकर आते हैं, बट जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वो अलग है। जैसे कि ये देखो, मैंने नेटफ्लिक्स पे HDR कंटेंट चला रखा है। Realme और OnePlus के मुकाबले iQOO जो है ब्राइट प्लेबैक लेकर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है HDR कंटेंट के लिए। और डायरेक्ट सनलाइट में भी जब मैंने सारे फोन टेस्ट करे ना तो iQOO को लाइक मैं डिसेंट ही बोलूंगा। और क्योंकि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ साथ LTPO पैनल भी है, तो देखा जाए तो डिस्प्ले भी मेरे हिसाब से इस फोन का अच्छा पार्ट है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको सबसे कम प्राइस में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट कैमरा और अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो आपको 100% iQOO Neo 9 Pro ही खरीदना चाहिए। थोड़ा सा प्राइस बढ़ाए तो 39,000 रुपीज के अराउंड ये Realme GT6 मिलता है। देखो इस फोन को खरीदने के ना मुझे 3 सॉलिड रीजन लगे। मतलब प्रैक्टिकल डिजाइन है इसका, और इस फोन की जो परफॉर्मेंस है ना, मैं इन सारे फोन से कंपेयर करूं तो आई थिंक सेकंड नंबर पे आएगा, तो बैलेंस परफॉर्मेंस दे सकता है। और थर्ड जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो बहुत स्मूथ की कैटेगरी में आएगा। इनफैक्ट जो प्री इंस्टॉल एप्स को अनइंस्टॉल करने का जो कंट्रोल है ना वो भी इस फोन में ज्यादा है। मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो प्रैक्टिकल डिजाइन मैंने इस फोन का इसलिए बोला था क्योंकि ग्लास बैक पैनल तो है ही, बट जो फोन की इन हैंड फीलिंग है ना वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगी मेरे को। और जो बेसिक चीजें हम डिजाइन में देखते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी। मतलब कि गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है इसकी ग्लास पे, 360 डिग्री NFC मिलता है इस फोन के अंदर, और IR ब्लास्टर भी है, तो किसी भी चीज का रिमोट बन सकता है। और इन चारों फोन की IP रेटिंग कंपेयर करूं तो Realme की बेस्ट
बेस्ट है, IP65 रेटिंग है। इनफैक्ट अगर मैं इन चारों फोन के स्पीकर्स कंपेयर करूं और हैप्टिक फीडबैक कंपेयर करूं तो ये फोन जो है वन ऑफ द बेस्ट में आएगा। तो ऑब्वियसली अगर इन सब चीजों को जज किया जाए ना तो प्रैक्टिकल डिजाइन बोला जाएगा इस फोन का। और एक बहुत बड़ी चीज जो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि 5500 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर, तब भी ये कंफर्टेबल है, 120 वॉट की चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, बहुत प्रैक्टिकल फीचर्स है। अच्छा, सेकंड चीज जो सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा था ना, मैं आपको एनिमेशंस दिखाता हूँ इसकी। मेरे हिसाब से काफी ज्यादा स्मूथ हो चुकी है Realme UI। इनफैक्ट जो ट्रांजिशंस भी है ना, इनको भी देखो, ये भी काफी ज्यादा स्मूथ है। और प्री इंस्टॉल एप्स की जो मैं बात कर रहा था, मैंने जैसे कि सारी चीजें अनइंस्टॉल कर दी है तो क्लीन एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है। और थर्ड, बैलेंस परफॉर्मेंस, पता है मैंने क्यों बोला था? मैं Antutu के स्कोर्स दिखाता हूँ। सेकंड नंबर पे हाईएस्ट स्कोर इसी फोन का है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो स्टोरेज टेस्ट होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा स्कोर Realme के आए हैं। और 3D Mark के स्ट्रेस टेस्ट में भी इस फोन ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो बहुत अच्छा साइन बोला जाएगा। और बेंचमार्क्स को साइड में रख के प्रैक्टिकल टेस्टिंग की बात करो ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। मैंने बताया ना, मैंने सारे फोन में COD खेला था। अब इस फोन में 100 FPS के अराउंड एवरेज आए थे। बट कुछ अलग पता है इस फोन में क्या हुआ? इसका टेम्परेचर पहले ज्यादा था, बट जैसे जैसे मैंने आधा घंटा गेम खेला ना, एंड तक इसका टेम्परेचर कम होने लगा। और जेंशन इंपैक्ट जैसे हेवी गेम की बात करूं तो इस फोन ने 58 FPS एवरेज दे दिया, और टेम्परेचर भी जो है 40 से 45 डिग्रीज के बीच में रहा। तो इन सब चीजों का मतलब पता है क्या है? कि एक बैलेंस परफॉर्मेंस के साथ आता है। मतलब दी बेस्ट तो iQOO है, बट सेकंड नंबर पे यही फोन आ रहा है, तो बैलेंस परफॉर्मेंस है। देखो, इस फोन में कमी मेरे को इसके कैमरे में लगी है, जो कि सारे फोन को जब मैंने कंपेयर किया तो ये फोन बेस्ट तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। और दूसरी कमी इसकी डिस्प्ले है। मतलब जब HDR कंटेंट चलाते तो इतनी खास ब्राइटनेस नहीं है, इनफैक्ट आउटडोर यूज करने में भी इतनी अच्छी ब्राइटनेस नहीं है। बट फिर से मैं वही रिपीट करूंगा, अगर आपको डिजाइन में सबसे प्रैक्टिकल चीजें चाहिए, कोई फीचर कट नहीं चाहिए और बैलेंस परफॉर्मेंस चाहिए, तो मेरे हिसाब से फोन आपको 100% देखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में इन चीजों में अच्छे है फोन। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा OnePlus 12R की, जो कि 40,000 रुपीज के आसपास मिलता है। देखो, जब ये स्टार्टिंग में फोन आया था ना, मुझे पर्सनली ये फोन इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मैंने इन सारे फोन से OnePlus 12R को कंपेयर किया ना, आई थिंक इस फोन की रिस्पेक्ट बढ़ गई है मेरे लिए। क्योंकि एक फैक्ट की बात पता है क्या है? कि OnePlus की जो ब्रांड वैल्यू है इंडिया में, वो लोगों को बहुत ज्यादा सुपीरियर लगती है, और ये एक बहुत बड़ा मतलब रीजन बनता है फोन को खरीदने का। तो अगर आप ब्रांड कॉन्शियस हो तो मेरे हिसाब से ये फोन बहुत सही है, क्योंकि जिस तरीके की डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करता है ना, प्रीमियम फोन की कैटेगरी में आता है। क्योंकि इस फोन की मटेरियल प्रीमियम है ना, मतलब फ्रेम जो है मेटल मिलता है और ग्लास बैक पैनल है। बाकी इस फोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है और IP64 भी है। और सबसे अच्छी बात, मतलब मैं सारे फोन से कंपेयर कर रहा था, सबसे बेस्ट स्पीकर ही OnePlus के है, और हैप्टिक फीडबैक भी ना सबसे बेस्ट OnePlus 12R का ही है। और एक छोटी सी बात हाईलाइट करना चाहूंगा, OnePlus 12R की जो फिंगरप्रिंट की लोकेशन है ना, वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल बाकी फोन से अगर मैं कंपेयर करूं तो। और हाँ, NFC और IR ब्लास्टर तो है इस फोन में, तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रीमियम डिजाइन है बिल्कुल। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो इस फोन में बड़ी बैटरी भी है, 5500 mAh की, और 100 वॉट की चार्जिंग जो है बहुत रिस्पेक्टेबल नंबर है। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है इस फोन का क्या है? सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। देखो, मेरे हिसाब से भाई जो Oxygen OS है वो आज भी जो है बहुत फैंटास्टिक है। वैसे तो Realme UI और Oxygen OS एक ही बात समझ सकते हो आप, काइंड ऑफ, तो ये भी बहुत ज्यादा स्मूथ है। बट इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें पहले से प्री इंस्टॉल एप्स बहुत कम आती है, तो लाइक ये बहुत क्लीन एक्सपीरियंस ऑलरेडी देता है। थोड़ी बहुत एप्स भी इस फोन में प्री इंस्टॉल आती है ना, अब वो भी अनइंस्टॉल कर सकते हो, लाइक सुपर क्लीन एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है। तो बेसिकली OnePlus 12R आपको तब खरीदना चाहिए जब आपको अच्छी ब्रांड वैल्यू चाहिए हो, मतलब अच्छी सर्विस के साथ। और जैसे कि मैंने बताया कि प्रीमियम डिजाइन है, बड़ी बैटरी है, तो ये सब अगर आपकी प्रायोरिटी है तो OnePlus 12R आप 100% अभी भी खरीद सकते हो। देखो, वीकनेस मैं आपको क्लियरली मेंशन कर देता हूं, 100% मैं बोलूंगा परफॉर्मेंस इस फोन की जो है ना, ऑप्टिमाइजेशन की बात नहीं कर रहा, जो स्पेक्स है ना बाकी फोन्स के मुकाबले इतने स्ट्रांग नहीं है। मतलब कि जो Antutu के स्कोर है वो भी इतने खास नहीं आते। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इस फोन को यही मिला है कि UFS 3.1 स्टोरेज है, बाकी सारे फोन UFS 4 के साथ आते हैं, जो ज्यादा फास्ट है, और ये चीज मैटर करती है 100%। बट स्टिल पता नहीं कैसे OnePlus ने बहुत सी ऑप्टिमाइजेशन करी है इस फोन की, क्योंकि जब मैं COD सारे फोन में खेल रहा था, सबसे बेस्ट FPS इसके थे। इनफैक्ट जेंशन इंपैक्ट जैसे हैवी गेम में भी ना इस फोन ने सबसे अच्छे FPS दिखाए हैं, अच्छी खासी हीटिंग कंट्रोल के साथ। तो मेरे हिसाब से बस एक ही बड़ा रीजन है इस फोन को ना खरीदने का, वो इसका कैमरा है भाई, जो कि नो डाउट बहुत वीक है। कैमरे से याद आया, Xiaomi 14CV, ये फोन 40,000 रुपीज के आसपास मिलता है। और पता है, बहुत इंटरेस्टिंग फोन है ये। मतलब जब मैंने इन सारे फोन्स का कैमरा कंपेयर किया ना,
आई थिंक सबसे अच्छा कैमरा मुझे पर्सनली इस फोन का लगा। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो Xiaomi 14CV है ना, सारे डिपार्टमेंट में एक बैलेंस लेकर आता है। देखो कैमरे से स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे बैलेंस तरीके की फोटोज ही लेकर आता है। मतलब अगर मैं इन सारे फोन्स की डिटेल कंपेयर करूं तो सबसे बेस्ट डिटेल Xiaomi में होती है। और जो ट्री वाली फोटो मैंने आपको दिखाई थी, इसको फिर से देखो, इसमें जो कॉन्ट्रास्ट है और जो डायनेमिक रेंज है, सबसे बेस्ट मेंटेन ही Xiaomi ने की है। और इस फ्लावर वाली फोटो से आपको पता लगेगा कि Xiaomi कितनी यूनिक कलर साइंस लेकर आता है। अब वो अलग बात है कि Realme और OnePlus बहुत नेचुरल कलर्स लेकर आते हैं, बट अगर आपको यूनिक कलर साइंस पसंद है तो वो Xiaomi की है। और ह्यूमन शॉट्स की बात करूं तो ये जो Xiaomi का फोन है ना, मतलब डिफॉल्ट सेटिंग्स पे हो सकता है थोड़ी स्किन टोन में ना रेड टोन ज्यादा लिया है, बट पर्सनली मैंने फिगर आउट किया ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। इस फोन में एक मोड है लाइका वाइब्रेंट, जैसे इस मोड में शिफ्ट होते हैं वहां पर जो है स्किन टोन इंप्रूव होती लगती है मेरे को। और मेरे हिसाब से इस फोन का जो पोर्ट्रेट मोड है ना, सबके कंपैरिजन में मुझे बेस्ट लगा है। मतलब बहुत नेचुरल ब्लर भी है, और क्योंकि इन सारे फोन्स के मुकाबले ये अकेला फोन है कि 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के साथ आता है, तो यार वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। एंड नो डाउट लो लाइट की बात करूं तो सबसे रियलिस्टिक कलर जो है ना, Xiaomi लेकर आ रहा है लो लाइट सिचुएशन में। और Xiaomi की एक और स्पेशल बात है कि फ्रंट में ना 2 कैमरे दे रखे हैं, मतलब एक वाइड है और एक अल्ट्रा वाइड। और सारे फोन्स के मुकाबले ना ये दोनों कैमरा जो फ्रंट में लगे हुए Xiaomi 14CV के अच्छा परफॉर्म करते हैं सबसे कंपेयर करें तो। और सबसे बड़ी बात, जो वीडियो की स्टेबिलिटी और जो कलर्स होने चाहिए ना, वो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है Xiaomi 14CV के, अगर मैं सबसे कंपेयर करूं तो। और कैमरे के अलावा मतलब इस फोन की डिजाइन की बात करूं तो बहुत स्लिम फोन है, ये परफेक्ट साइज बोल सकते हैं, कंफर्टेबल है। बस इसमें IP रेटिंग नहीं है, वरना सारे बेसिक डिजाइन फीचर लाता है। इनफैक्ट डिस्प्ले की स्पेसिफिकली बात करूंगा, LTPO पैनल नहीं है, बट स्टिल जो HDR का प्लेबैक है ना, वो सबसे ब्राइट है सारे फोन्स में से। और डायरेक्ट सनलाइट में भी ना सबसे ब्राइट डिस्प्ले Xiaomi 14CV की है, तो लाइक बहुत प्रैक्टिकल डिस्प्ले है। अच्छा परफॉर्मेंस की भी बात करूं ना, तो इसके बेंचमार्क स्कोर्स जो है ना, सारे फोन्स के कंपैरिजन में बेस्ट नहीं आते, बट जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे बहुत सही लगा। मतलब ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है। वैसे तो जो इतने स्लिम फोन होते हैं वो इतने खास नहीं होते परफॉर्मेंस में, बट स्टिल इस फोन में जब मैंने जेंशन इंपैक्ट खेली ना, तो बहुत कंट्रोल तरीके से लाइक हीटिंग मुझे फील हुई, ज्यादा नहीं थी। इनफैक्ट जो एवरेज FPS भी थे ना, वो भी इसने सही मेंटेन करे। बट हाँ एक बात है, इस फोन का जो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है ना, लाइक वो मैं डिसेंट ही बोलूंगा। और जो बैटरी डिपार्टमेंट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, मतलब क्योंकि छोटी बैटरी है तो लाइक सबसे कम बैटरी बैकअप इस फोन का रह सकता है। इन शॉर्ट अगर आपकी कैमरा हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो Xiaomi 14CV एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट यार स्लिम भी है, काफी छोटा फोन भी है। मुझे पर्सनली ये बहुत बैलेंस्ड फोन की कैटेगरी में लगता है, क्योंकि जिस प्राइस पे आ रहा है मेरे हिसाब से अच्छी खासी वैल्यू कैमरा डिपार्टमेंट को देखते हुए बोलूंगा प्रोवाइड करता है। तो ये थी क्विक समरी और सिंप्लीफिकेशन इन सारे फोन की। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको कौन सा फोन पिक करना चाहिए। थोड़ा डिफरेंट तरीके से मेरे को लगा इन फोन्स के बारे में मुझे प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि इकट्ठे सबको मैं कंपेयर करता तो लाइक वो बड़ा मिक्सअप सा कुछ बन जाता, समझ नहीं आता किसी को भी। बट अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप इनमें से कौन सा फोन खरीदते। मैं सीरियसली आप लोग के कमेंट्स पढ़ने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अभी मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।